जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 2012, 13 और 14 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें जाकर के देख लें। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है। एपी का 14वां टर्म जो है 8वें टर्म का क्या है, 2 गुना है। इफ 6th टर्म इज 8। ठीक है। यानी कि A14 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू A8 है। ठीक है। और A6, ठीक है, 6 टर्म कितना गिवन है, ये 6 टर्म गिवन है कितना, -8। ठीक है, ये चीज गिवन है। तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। ठीक है। तब 20 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करते ये हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस ए बी डी। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां से क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो 14th टर्म है, ठीक है, 14th टर्म क्या है, 8वें टर्म का 2 गुना है। 14th टर्म यानी कि A14 इज इक्वल टू 2 इंटू A8 है। बोलो, यानी कि A14 होने का मतलब क्या हुआ, A प्लस 13D। बोलो, याद है ना, AN बराबर क्या होता है, A प्लस इसमें जितना ये N है उसमें से एक कम, N-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस। बोलो, यही है जनरल टर्म ऑफ एनएपी। ठीक है, वही है यहाँ पे 14th टर्म, तो A और इस 14 से एक कम 13 और ये इंटू D। ठीक है। और ये 2 गुना फिर A प्लस 8 है तो ये 7 इंटू D। ठीक है, 8 से एक कम 7 इंटू D। ठीक है। अब यहां से A प्लस 13D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2A प्लस ये 7 दूनी 14D। ठीक है। फिर ये इधर आएगा तो ये माइनस में A हो जाएगा। ठीक है, 2A में से A के जाएगा तो माइनस में 2 और ये प्लस में A तो क्या हो जाएगा, माइनस में A हो जाएगा। और ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11D। 3 नहीं, 13 था ना। ठीक है। अब ये 13 जब उधर जाएगा, ठीक है, जब 13 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ D। ठीक है, 14 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1D। ठीक है, बोलो, बात समझ आई। यानी कि यहां से लिख सकते हो क्या कि A इज इक्वल टू क्या होगा, -D। ये हो गया तुम्हारे लिए इतना। ठीक है। अब यहां से एक और चीज क्या दिया हुआ था कि A जो 6 है, A6 इज इक्वल टू -8, ये चीज है। ठीक है, कि A6 जो है कितना है, -8 है, गिवन है। तो A6 जब -8 गिवन है तो ये जनरल टर्म में अगर इसको लिखेंगे तो A प्लस 5D लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ -8। ठीक है ना। अब A का वैल्यू कितना ले लेते हैं, -D अगर यहां रख लेते हैं। ठीक है, और प्लस 5D इज इक्वल टू -8। ठीक है। अब चूंकि यहां से A इज इक्वल टू -D अभी अभी मैंने लाया है। ठीक है। या फिर अगर इसको आप 1 मान लेते हो तब इसको लिखोगे क्या कि फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या ये लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है। यहां से ये हो जाएगा -D प्लस 5D इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू -8। ठीक है, यहां से ये गया 4 से ये 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू -2। D इज इक्वल टू आ गया क्या, -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -2 होगा। तो अब जब यहाँ पे हम अगर इसमें जब चूंकि A इज इक्वल टू क्या है, -D है, तो जब हम यहाँ पे अगर रखेंगे D का वैल्यू, ठीक है, जब D का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे A इज इक्वल टू -D में तो माइनस और D का वैल्यू -2। ठीक है, तो इसलिए जो A का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2। अब क्या बोला है, सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म। तो सम ऑफ 20 टर्म निकालने के लिए S20 इज इक्वल टू, जब अगर हम SN का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं, चूंकि SN इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है N/2। ठीक है, और ये 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। बोलो, बात समझ आई। ये होता है SN का फॉर्मूला, वही चीज यहां लगा रहे हैं। जब ये N की जगह 20 होगा, ठीक है, N की जगह 20 होगा तो क्या लिखेंगे, 20। ठीक है, ये 20/2 और ये 2A यानी कि 2 इंटू ये 2 हो जाएगा और प्लस N माइनस यानी कि 20 - 1 इंटू D कितना है
तो देखो डी कितना निकाला अभी तुमने, 2, ठीक है। अब यहां से इसको जब हम अगर आगे हल कर देंगे, ठीक है, तो ये 2 से 1 कटा 10, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। और ये 20 में से गया 19, 19 दूनी 38 यानी कि माइनस में 38, माइनस में हो जाएगा 38। और ये 4 में से 38 में से 4 जाएगा यानी कि हो जाएगा 34, तो माइनस में 34 यानी कि जो S20 होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस में 340 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम लिख सकते हो यहां से हेंस द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ AP इज माइनस 340। बोलो बात समझ आए? तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 12, ठीक है। यहां से हमारा जो गिवन जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, ये है √3x² माइनस 2 √2x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका निकालना है वैल्यू, यानी x का कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम इसका क्या कर देते हैं, सिंपल सा फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। देखो x² का जो कोफिशिएंट है और ये जो c है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये और ये, इनको क्या कर देते, गुना कर देते। अब यहां से अगर तुम 2√3 गुना √3 करोगे तो कितना, √3 3 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, 6 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, कितना आ जाए, -2√2 आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो अगर तुम इसको अगर ऐसे लिख देते हो 3√2, ठीक है, और √2, देखो तो ये 3√2 और ये √2 अगर गुना करोगे √2 हो जाएगा 2 और इंटू 3 6 हो जाएगा, आगे गुना करने पर 6। अब देखो ये √3 में से, देखो 3√3 में से 1 √3 घटाओगे तो 3√2 में से 1 √2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यह भी मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां से इसको थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं। अब यहां से माइनस वाला साइन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में किसको बड़ा रखेंगे, तो बड़े वाले को रखेंगे माइनस में। 3√2x माइनस √2x, ठीक है। बोलो बात समझ आई? और -2√3, ठीक है। अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में रखेंगे ना, प्लस में रखेंगे इसको, ठीक है। यानी कि यहां से 3√3x², ठीक है, माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3, ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम √3, ठीक है, और एक x कॉमन लेंगे, तो यहां से √3 और x कॉमन निकलेगा, तो यहां से एक x बचेगा। और यहां से देखो ये 3 है, 3 का मतलब मैंने बताया क्या होगा, 3 का मतलब होता है एक बार √3 और एक और बार √3, ठीक है, 2 बार √3। अब यहाँ इस 3 में क्या है, 2 √3 है, तो एक √3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, ठीक है, एक √3 बचेगा, और यहां से ये √2 बचेगा। बोलो बात समझ आए? अब यहां से वैसे ही हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, देखो x तो इसमें भी नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, यानी 2 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 √2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 एक बार कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा माइनस, ये 2 से गया, 2 में जो 2 √2 था, एक √2 इधर आ गया, एक यहाँ रह गया, ठीक है, और यहाँ से इंटू √3 ये रहेगा, और ये 0। बोलो यहां तक बात समझ आई? अब हम यहां से क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में से हम क्या करेंगे, x माइनस 3√2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू 2 यानी कि √6 हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब a इंटू बी अगर 0 है तो क्या करेंगे कि या तो a को 0 कर देंगे, ठीक है, या तो a को 0 कर देंगे या फिर b को 0 कर देंगे। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम यहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाएगा, √6 माइनस में है तो ये इधर आएगा तो √6 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जब √2 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में √2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x के साथ गुना में है, जब ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
बोलो बात समझ आए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसलिए जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा √6 और क्या होगा एक माइनस √2/√3। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब है सवाल नंबर 13। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, एक एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है कितना है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ठीक है ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, तो बिंदु ए से, यानी कि कोई बिंदु है ठीक है, इस बिंदु ए से कहीं यहां पे मान के चलो कि यहां पे एक कोई प्लेन होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो इस तरीके से यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये कितना है, ये 60 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां से कहता है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। ठीक है, ये मान लो कि यहां पे है प्लेन। ठीक है, P फॉर प्लेन। ठीक है, यहां है A। ठीक है, तो यहां से A से P को जब देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और 15 सेकंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब यही 60 डिग्री जो है 15 सेकंड बाद अगर ये प्लेन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा और मान के चलो कि यहां पे पहुंचा। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही पहुंचा, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मान लो कि ये मान लो कुछ भी F तक पहुंचा। ठीक है, तो यहां से ये जो लाइन है ठीक है, यहां से F तक का जो डिस्टेंस होगा ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा यहां पे ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है। और ये यहां पे ठीक है, यानी कि ये 15 सेकंड में यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, ये ए बी सी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, यहां तक बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यही बात कह रहा है यहां पे, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट। ठीक है, एकदम हाइट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जैसे मैंने अभी रखा है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, हाइट को यह मान के चलना है कि एकदम से ऐसे ही एकदम ग्राउंड से एकदम कांस्टेंट हाइट से क्या करेगा, प्लेन चल रहा है। ठीक है, और जिसका हाइट कितना है तो 1500√3। ठीक है, ये कितना है 1500√3 है। ठीक है, 1500√3 है इस तरीके से। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में प्लेन का स्पीड कितना होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में प्लेन का स्पीड कितना होगा, यह बात पूछा है। यानी कि यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस निकाल दें और ये 15 से, यानी जो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, 15 सेकंड। ठीक है, तो 15 सेकंड से भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्पीड। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ठीक है बाय टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, बोलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम यहां से यहां तक बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल देंगे और यह टाइम से क्या कर देंगे, टाइम से यानी 15 सेकंड से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, यह प्लेन का स्पीड निकल जाएगा और फिर बाद में हम क्या कर देंगे, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि लेट पी बी एंड एफ सी is the height of plane। ठीक है, प्लेन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ये पीबी और एफ सी क्या है हाइट है प्लेन का। ठीक है ना, और यहां पे जो पीबी है, ये जो पीबी है यह बराबर है एफसी के। ठीक है, एफसी के, और ये कितना के बराबर है, ये 1500√3 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एपीबी में, ठीक हाँ एपीबी में ठीक है, इन ट्रायंगल एपीबी क्या करते हैं कि यहां से हम देखो, ये एपीबी में कौन सा एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि PB बाय AB। ठीक है, अब चूंकि यहां से tan 60 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इस
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो √3। ठीक है, तो यहां से ये √3 और ये PB कितना है, तो ये है 1500 √3 मीटर और ये AB। ठीक है, अब बताओ ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, AB इधर आ जाएगा, तो AB बराबर नहीं हो जाएगा क्या 1500 मीटर। ठीक है, AB का वैल्यू निकल गया, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, तो ये हो गया 1500 मीटर। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं AC का, तो AC के डिस्टेंस में से AB का डिस्टेंस घटा देंगे तो BC का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल AFC, ठीक है, AFC, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में लेते हैं। अब यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से FC बाई AC। ठीक है, FC बाई AC। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, अब यहां से FC भी कितना है, देखो FC भी कितना है 1500 √3 है। ठीक है, FC भी कितना है, FC भी कितना है 1500 √3 है। ठीक है, तो हम यहां पे रखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3 और यहां से FC इज इक्वल टू 1500 √3 और ये हो जाएगा AC। ठीक है, अब यहां से देखो AC इधर आएगा, √3 इधर आएगा। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और गुना 1500 कितना हो जाएगा, 15 × 45 यानी कि 45 हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू 1500 √3 इंटू √3। अब इसको करेंगे तो इसलिए जो हमारा AC होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 4500 मीटर। बोलो यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बताओ। अब यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस यानी कि AC का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितना है, वो है 4500। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 4500 में 1500 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3000 हो जाएगा। बोलो बात समझ आए कि नहीं। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि जो BC था, ये जो BC है, BC बराबर क्या होगा, AC माइनस AB। ठीक है, तो BC बराबर यहां से BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। ठीक है, अब AC कितना है 4500 बटा माइनस 1500 मीटर, तो इसलिए आप यहां से लिख सकते हो BC इज इक्वल टू कितना, 3000 मीटर। ठीक है, बोलो बात समझ आए। और ये क्या है, ये BC क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इन 15 सेकेंड। ठीक है, यही है ना। अब यहां से निकालने बोला है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं कि चूंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना आया 3000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 बटा ये 3000 मीटर था और ये 15 सेकंड। ठीक है, तो 3000 मीटर 15 सेकंड यानी कि ये हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। अब ये 200 मीटर पर सेकंड को अगर आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप अगर इसमें गुना कर दोगे 200 में, अगर आप गुना कर दोगे 18/5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, देखो ये 5 से ये काटोगे तो 5 × 20 यानी 40 बार में। ठीक है, और ये 18 × 72 यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोलो, तो आप यहां से लिख सकते हो कि द स्पीड ऑफ प्लेन इज 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, अब ये सवाल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो आप इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, यानी कि यहां पे दो ट्रायंगल बनेंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक का एंगल क्या होगा 60 डिग्री और एक का एंगल क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये मैंने ट्रिपलेट बताया है जब 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो 60 के सामने वाला, ठीक है, 60 के सामने वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है √3, यानी ये √3 होगा, तो बताओ यह भी √3 होगा कि नहीं। ठीक है, देखो ये लाल पेन के एंगल वाले को मैं ना इसका जो भी यूनिट है इसको मैं लाल से लिखूंगा। ठीक है,
अब ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो AC और DE क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि प्लेन जो है सेम हाइट पे ही ट्रेवल कर रहा है। अब ये √3 तो ये बेस कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है, हालांकि ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी इसका कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं बता रहा हूं ये कि ये अगर 60 डिग्री होता है, यहां पे थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो इस थीटा के अपोजिट जो साइड होगा वो √3 का होगा, ठीक है, और ये जो साइड होगा, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक BC, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना होगा, ये 1 होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इस ब्लू वाले एंगल के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो लाइन होगा, ये जो साइड होगा वो कितना होगा, ये 1 होगा, कितना होगा, ये 1 होगा, क्योंकि 30 के सामने 1, तो ये यहां से पूरा जो यहां तक होगा वो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा √3 होगा। बोलो √3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये √3 होगा, देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये जो साइड है इसके अकॉर्डिंग 1 है और 60 के अकॉर्डिंग ये √3 है। बोलो तो लेकिन ये होना तो चाहिए बराबर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें 1 से गुना कर देता हूं और इसमें √3 से गुना कर देता हूं, ठीक है। तो 1 से गुना करूंगा √3 या √3 में गुना करूंगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये तो √3 ही रहेगा। बोलो बात समझ आई, ये तो √3 ही रहेगा, ठीक है, यानी अब ये √3, ये लाल वाला किसमें मैं गुना कर रहा हूं, ब्लू वाले में, तो ये √3, ये लाल वाला उठ करके इसमें आएगा, गुना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब एक बात, अब यहां से ये देखो, ये ब्लू वाले को, ठीक है, इस ब्लू वाले का रेशियो हम इस लाल वाले में गुना करेंगे, यानी 1 इंटू 1, यानी कि ये तो B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहां B से लेके E तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ आए कि नहीं है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बोलो बात समझ आ रही है। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 3 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 1, रेशियो के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक पूरा BE 3, BC 1, तो बताओ CE कितना, 3 में से 1 गया तो 2। बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जो उसको ध्यान से सुनना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस आया, यानी ये √3 बराबर, ठीक है, इस √3 बराबर कितना था गिवन, 1500 √3 था, ठीक है, 1500 √3 था। बताओ तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा ना 1500, 1 बराबर होगा ना 1500, ठीक है। अब यहां से बताओ तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 3000। बोलो 1 बराबर 1500 तो 2 बराबर 3000। देखो यही तो आप निकाले हो ना, देखो इतना सारा प्रोसेस करके, ठीक है, क्या निकाले, BC इज इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर ये निकाले, और ये देखो ये रेशियो मेथड से ये चुटकी बस से ही निकल गया। बोलो बात समझ आई। तो ऐसे अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा, ठीक है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव में यही चीज, यही रेशियो इस्तेमाल करोगे। देखो आप ये चुपचाप से आप ना मतलब आप चाह लो तो आप इसको याद रख लो, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको याद रखो, ये 60 है, ये 30 है, तो 60 के सामने वाला ये √3 मान लो, ठीक है, और ये 1 और ये पूरा 3 और ये 2, बस ये रेशियो आप याद कर लो। अब सवाल नंबर है 14, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B आर -2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 2 -4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट ये, B का कोऑर्डिनेट ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहां पे ऐसा बात कह रहा है कि यहां पे 2 पॉइंट है, एक A है एक B है, A का कोऑर्डिनेट है -2 और B का कोऑर्डिनेट है 2 -4, ठीक है। अब यहां पे ये जो AB जो इससे बनने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट P जो क्या करता है कि AP, देखना ध्यान से सुनना जरा, ये AP, ठीक है, ये AP बराबर 3/7 AB है, ठीक है। बताओ AB को जब इधर लेकर के आएंगे तो बताओ कि ये AP/AB इज इक्वल टू 3/7 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि A से B तक, ठीक है, A से B तक कितना है, तो 7 है, ठीक है, यहां पूरा A से B तक कितना है, 7 है, ठीक है। AP यानी यहां से A से लेके P तक ये कितना है,
ये 3 है और ये पूरा 7 है, तो बताओ P से लेकर B तक या B से लेकर P तक क्या 4 नहीं होगा? बोलो। यानी कि ये तुम्हारा M1 का रेशियो और M2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:4 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? बताओ, बोलो, बात समझ आया कि नहीं? यहां जो रेशियो गिवन था क्या था, ये AP से लेकर के AB तक का, ठीक है। इसको गलती ये मत कर लेना हर बार में कि ये AP का रेशियो है और ये BP का रेशियो, इसको मान लेना 3, इसको मान लेना 7, ऐसा कभी गलती नहीं करना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, एग्जाम में भी। यहां से AP हो गया ये 3 और ये पूरा AB का वैल्यू है, AB का रेशियो दे रहा है 7, ठीक है ना। तो यहां से PB कितना होगा, ये 4 होगा। बोल, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये जब रेशियो पता हो गया तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला निकाल करके, ठीक है ना, लगा करके हम इसको क्या निकाल लेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट मान लेंगे कि XY होगा। बोलो, तो हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट द पॉइंट XY, नहीं, पॉइंट PXY, ठीक है। कोई पॉइंट P है, ठीक है, उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते कितना है, XY है, जो क्या करता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। AB को क्या कर रहा है, यह डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सच दैट कि ये AP बराबर होता है 3/7 AB के, ठीक है। इस तरीके से अब यहां देखो AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, तो हम यहां से क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। इसके हिसाब से इसका मतलब ये हो गया कि AB जो है 7 और AP जो है 3 होगा ना। तो हम यहां से अगर हमको निकालना है PB या BP, ये BP अगर निकालना है हमको, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, AB, ये पूरा AB में से हम AP घटा देंगे, ठीक है, माइनस AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 - 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। बोलो, AB बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, AP, ये AP बाई BP, ठीक है, BP AP बाई BP, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये तो AP कितना था 3, BP कितना निकाला मैंने 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, M1/M2, ठीक है। बोलो, बात समझ आया, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? तो हम यहां से मान लेते हैं M1:M2 कितना हो गया, 3:4। ये यहां तक बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहां से हम क्या लिखेंगे, बाय द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला भी सभी को पता होगा कि क्या है, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या था, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। बोलो, बात समझ आई? अब यहां से हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहां से P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है, यानी XY का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। देखो, तो x के लिए क्या मैंने बताया, M1x2, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, M1:M2, ठीक है, कितना आया था, 3:4 था, ठीक है। तो यहां देखो A कितना है, देखो M1x2 यानी कि 3 × 2, ठीक है, 3 × 2, तो हम यहां से लिख देते हैं 3 × 2। अब M2, यहां से M2 यानी कि 4, M2x1 यानी -2, ठीक है, तो 4 गुना -2, ठीक है, बटा M1 3, M2 4, ये हो गया। अब यहां से M1 यानी कि 3 गुना, ठीक है, Y2 -4, ठीक है, तो Y2 हो गया -4, ठीक है, और M2 यानी कि 4 गुना Y1 यानी कि 2, ठीक है, 2 बटा 3 + 4 यानी M1 + M2, ठीक है। अब यहां से
देखो y1 -2 होगा, ठीक है, y1 -2, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4 3 7, और ये हो जाएगा 3 चौको 12, यानी कि माइनस में 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8, और ये 4 3 7, ठीक है। अब फर्दर 8 में से 6 गया, माइनस में 2 बटा ये 7, और 12 और 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 8 20, ये जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस में 20/7, ठीक है। यानी कि अब यहां से हम कह सकते हैं कि हेंस द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई इज इक्वेलेंट टू -2/7 और -20/7। बोलो, बात समझ आई यहां तक, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 15, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली रेड, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल का, ठीक है, रैंडमली अगर हम उस जार से निकालते हैं जिसमें कि लाल, ब्लू और ऑरेंज बॉल रखा है, ठीक है, तो उस लाल वाले बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम सेम जार, उसी जार से अगर हम ब्लू बॉल का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो कितना आता है, 1/3 आता है। इफ द जार कंटेन 10 ऑरेंज, ठीक है ना, कितना ऑरेंज बॉल, तो 10 ऑरेंज बॉल उस जार में है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार, ठीक है, तो टोटल नंबर कितना होगा उस जार में, ठीक है, उस जार में कितने नंबर में बॉल होंगे, ठीक है ना, कितने संख्या में गेंद होंगे। देखो एक बात यहां पे समझो कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उन सभी का जो सम होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो 1 होता है। एक बात ये समझ लो, देखो अगर हम मानते हैं ऐसा कि अगर कोई सिक्का है, ठीक है, इसको अगर हम उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्का है, इसको अगर हम उछालते हैं तो इसमें एक हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा वो कितना होगा, ये 1/2 होगा, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल होगा वो कितना होगा, वो भी 1/2 होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जितना भी नंबर ऑफ जो भी प्रोबेबिलिटी होगा, जो भी एलिमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 टाइप का एक जार है, ठीक है, एक जार है, इसमें रेड, ब्लू, ऑरेंज, इस तरीके से ये 3 टाइप का क्या है, इसमें बॉल है। अब इसमें से रेड बॉल निकाल रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 1/4। ब्लू बॉल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/3, ठीक है। और ऑरेंज निकाल रहे हैं तो पता नहीं कितना आ रहा है, मान लेते हैं x आ रहा है, ठीक है। अगर इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे ना, तब भी जो है क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का जो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है ना, उस एक्सपेरिमेंट होने के दौरान में, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो सभी का सम क्या होगा, 1 होगा। ये बात को आपको याद रखना, इस क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहला चीज ये मेंशन करते क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, ये कितना है, 1/4 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है, ये कितना है, 1/3 है। ये चीज गिवन है। अब यहां से हम जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ probability of all elementary events of an experiment is equal to 1। ये बात बोलो, बात समझ आए। तो हम अगर ऐसा लिख दें, ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें, ठीक है,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, ठीक है, ऑरेंज बॉल इज इक्वल टू 1 होगा। बोलो बात समझ आया? तो यहां से ये 1/4, ठीक है, ये प्लस 1/3 और ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज बॉल, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ। फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ये दोनों तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 × 12, ठीक है, ये 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके का 1 माइनस 4 3 7/12 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको और हल करेंगे तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज अगर ऊपर में मेंशन कर लो, ठीक है, कहीं पे, या फिर नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या होगा, ये अगर निकालना ऑरेंज बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे हम इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, आउटकम ऑफ ऑरेंज बॉल, ठीक है। तो यहां पे जो फेवरेबल आउटकम है हमारा ऑरेंज बॉल का वो, ठीक है, और टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम ऑफ बॉल, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल आउटकम ऑफ बॉल, ठीक है, इन द जार, ठीक है, इक्वल टू 5/12। बोलो यही होगा ना? अब यहां से जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, यहां से जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, टोटल आउटकम लिखो या फिर टोटल नंबर लिखो, ठीक है, टोटल आउटकम लिखो या टोटल नंबर लिखो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि जो जार में जो ऑरेंज बॉल है वो कितना है, वो 10 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे कि ये इसको लिखेंगे 10 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन जार इज इक्वल टू 5/12। देखो 5 से ये 10 कटा 2 बार में, ठीक है, ये 12 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार इज इक्वल टू, जार में कितना नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 24। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।